माता का हृदय। माधवी के पति 22 साल पहले मौत हो गई थी। उसके पास कोई धन दौलत नहीं था, ना संपत्ति का नाम पर सिर्फ एक बेटा था जो इस वक्त जेल में बंद था। अपने उस घर में वो अकेली पड़ गई थी और उसके आंसू तक पोंछने वाला कोई नहीं था। हर बचपन अपने पाल पोस कर बड़ा किया। अगर माँ बेटे में जुदा करने का पाला होती तो वो माधवी सब्र कर लेती और उसके मन में किसी के लिए क्रोध ना होता। लेकिन उसे कुछ जुदा करने वाले तो कोई और थे जिसके अत्याचार से सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। माधवी के मन में बार बार यह स्वार्थियों के बदला लेने का विचार घूम रहा था। माधवी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिस देख कर वही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिल रहा था। माधवी का बेटा सुंदर होने के साथ साथ बहुत होनहार भी था। माधवी का उसके अच्छी परवरिश की थी। उसकी गली के सारे लोग उसके बेटे की तारीफ करते थकते नहीं थे और यहाँ तक कि स्कूल में अध्यापक उस पर जान छिड़कते थे। माधवी के बेटे का नाम आत्मानंद था। आत्मानंद ने दूसरों को दुख तकलीफ़ों से नहीं देखे जाते थे और लोगों को मन करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह कोई अपराध कर सकता। माधवी भी उसे सोचकर तड़पते हुए दिन काट रही थी कि आखिर उसका क्या अपराध था। माधवी का बेटा का नाम आत्मानंद था। आत्मानंद ने दूसरों के दुख तकलीफ़ों देखी नहीं जाती थी और लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह अपराध कर सकता है। माधवी भी इसी सोचकर तड़पते हुए दिन काट रही थी कि आखिर उसका क्या अपराध था। कि आत्मानंद के गुणों का भंडार था। वह साहसी साथ कर्तव्य का पालन करने वाला इंसान था। साथ ही वह राजनीति में भी रुचि रखता था, जो बेबाक था और अपने राजनीतिक लेखों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में आ गया था। पुलिस भी उसकी हरकतों पर नज़रें रखती थी। पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी ताकि उसे जेल में सलाखों के पीछे जिले में पड़े एक डाके पर उन सभी लोगों को आत्मानंद को फंसाने का अवसर दे दिया जो उसे पसंद नहीं करते थे। डाके के तार जुड़ते होने का हवाला देकर आत्मानंद के घर की तलाशी ली गई, जहां उसे कुछ पत्रों पर लेखों के डाके का मुख्य कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और आत्मानंद को गिरोह का मुखिया करार दे दिया गया, जिससे बाद महीने भर तक मुकदमा चला और न जाने कहां से पुलिस ने ऐसे झूठे गवाह सामने लाकर खड़े कर दिए कि कोर्ट ने आत्मानंद समेत सभी युवकों को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। बेटे की हर सुनवाई में जा रही माधवी ने देखा कि इंसान का चरित्र कितना नीच हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचाने नहीं चूकता है। अपने बेटे के हथकड़ियों को पुलिस द्वारा जेल में जाते देख माधवी बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद कुछ भले लोगों ने उसे तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। माधवी को होश आया तो उसे पूरा वाकया याद आया और अपने इकलौते सहारे को दूर होने की गम उसे खाए जा रहा था, जो उसे एक पल भी चैन की सांस ना लेने नहीं दे रहा था। कोई रास्ता ना सूझते पर माधवी ने अपनी वेदना को ही प्रतिरोध के बदले का फैसला लिया और अपने बेटे के यह दुर्दशा करने वाले बदला लेने ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। माधवी के मन में भी प्रतिरोध की ज्वाला धधक रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या कर कि ऐसे जिससे उन अत्याचारों पर बदला लिया जा सके। देर रात तक माधवी सोचती रही कि विधवा जीवन जीते 22 साल के बीत गए, लेकिन अब उसे बाहर निकलना होगा। अपना अंतरात्मा को माधवी कहने लगी कि इस दुनिया में अच्छे कर्मों में कोई नहीं और ना हो सकता है। ईश्वर ने भी निराश होकर हमसे मुंह फेर लिया है, तो ऐसे में उन अत्याचारों को दंडित करने के शाम का वक्त था। लखनऊ में एक बड़ा सा बंगला झिलमिलाती लाइटों से सजा हुआ था, जहां दोस्तों की महफिल सजी थी और गाना बजाना हो रहा था। एक और मेज आतिशबाजियों से सजी थी तो दूसरी तरफ तरह तरह के पकवान पक रहे थे। बंगले के चारों ओर पुलिसकर्मी की तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का था, जिससे खुद खोकर अफसरों ने उसे तरक्की दी थी, जिसे खुशी में जश्न मनाया जा रहा था।
मार्के का केस, जिसे पुलिस बेगुनाह युवकों को झूठे केस में फंसाकर जेल में भर देती थी, यहाँ आए दिन उत्सव होते ही रहते थे। महफिल में रौनक बढ़ाने के लिए मुफ्त में गाने बजाने वाले, आतिशबाजियों और आधे दामों पर मिठाइयाँ का फल फूल उन आसानी से मिल जाते थे। दौड़ धूप करने वाले सिपाहियों की एक टुकड़ी हर वक्त उनके घर पे तैनात रहती थी। महफिल में गाने बजाने का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेहमान अब भोजन करने लगे थे। दुकान के दावत का सामान्य ढोने वाले मजदूर उन्हें कोसते हुए वहां से चले गए थे। बस बाकी बचे मजदूरों के साथ एक बूढ़ी औरत वहां काम कर रही थी। वहां बूढ़ा औरत चेहरे पे हल्का मुस्कान लिए अपने काम में मग्न थी। वह महिला और कोई नहीं बल्कि माधवी थी, जो बदला लेने के लिए मजदूर बनकर काम कर रही थी। महफिल खत्म होते होते सभी मेहमान जा चुके थे। हक्के दुक्के मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे। माधवी एक कोने में चुपचाप बैठी हुई एकटक सभी को देखने जा रही थी। सहसा मिस्टर बागची पास पहुंचे और बोले, तुम अब तक क्या कर रही हो? यहाँ कुछ खाने के लिए मिला या नहीं? माधवी ने नज़र उठाकर बागची को देखकर कहा, साहब खाना तो मिल गया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मुझे यहीं कोने में ही पड़ी रहने दीजिए। माधवी की बात सुनकर बागची ने कहा, नौकरी कर लेगी बंगले में? बच्चे को पालना आता है क्या? बागची की बात सुनकर माधवी ने तपाक से कहा, जी साहब, बच्चों को अच्छे से खिलाना जानती हूँ। इसके अलावा घर में छोटे बड़े सभी काम कर सकती हूँ। बस मुझे एक मौके की दीजिए। माधवी की ओर ध्यान से देखते हुए बागची ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। काम करते हुए 1 महीने से अधिक हो गया था। माधवी अपने काम में इतनी निपुण थी कि उसी से पूरा घर खुश था। बागची की पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ाया था और वह अपनी खराब सेहत के चलते दिन भर बिस्तर पर सोफे पर पड़ी रहती और नौकरों को चिल्लाती रहती। उसको स्वभाव के कारण बच्चे का ध्यान रखने वाली आया ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। माधवी की उसकी जली कटी बातें सुनकर भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती, इसलिए बागची की पत्नी को उससे कुछ खास दिक्कतें नहीं थी। उसने बच्चे को देखभाल की और जिम्मेदारी भी माधवी को ही दे दी थी। बागची और उनकी पत्नी को इससे पहले भी कोई बच्चे हो चुके थे, लेकिन अज्ञात कारणों से उनका एक भी बच्चा कुछ महीनों या फिर कुछ साल भर से ज़्यादा जीवित नहीं बच पाता था। इसलिए इस बच्चे का दोनों माँ बाप की जैसी जान बसती थी। बच्चे लिखे होने के बावजूद दोनों अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए टोना टोटका का जंतर मंत्र अपनाने से भी परहेज नहीं करते थे। बच्चा माधवी के पास ही ज़्यादा समय बिताता और इस वजह से वो माधवी के काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। अगर माधवी कुछ देर के लिए भी उसी नज़र से दूर हो जाता तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। बच्चा माधवी को ही अपनी माँ समझता और वह साथ खेलता। वह दूध पिलाती और तो पीता और वह ना खिलाती तो नहीं खेलती, उसे नींद आ जाती। उसे अपने पिता को तो बच्चा जैसे कोई अजनबी समझता और माँ उस पर ध्यान नहीं देती। माधवी को लगा कि बड़े घर में काम करने से तनख्वाह अच्छी खासी मिल जाएगी, जिससे महीने भर का खर्च पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नौकरों से हर एक पैसे का हिसाब लिया जाता है। एक दिन बच्चे की गोद से उठाए माधवी ने मालकिन से कहा कि बच्चे के लिए कोई खिलौना गाड़ी मंगवा देती तो अच्छा होता। माधवी की बात सुनकर मिसेज बागची ने कुंठित स्वर में कहा कि हमें मंगवाए, इसके लिए खिलौना गाड़ी, हाथ में रुपए भी तो होने चाहिए। इसका खिलौना 10-20 रुपए में आएगा तो इसे रुपए कहाँ से है पास है। माधवी के मिसेज बागची और उनके गैर देखते हुए कहा, मालकिन खिलौना ही तो है। माधवी की बात सुनकर मिसेज बागची ने कहा, अब तुम्हारे क्या छुपाना। दरअसल तुम्हारे मालिक की पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं जो इलाहाबाद में एक स्कूल में पढ़ रही हैं। 5 कंवारी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरों खर्चों से इतना आधा वेतन चला जाता है। ऊपर से लड़कियों की शादी करवाने के लिए कम से कम 25,000 रुपये लगेंगे। अब कहाँ से लाएं इतने पैसे। मिसेज बागची की बातें सुनकर माधवी बोल पड़ी, मालिक तो घूस भी तो मिलती होगी ना। माधवी यह कहकर चुप हो गए। मिसेज बागची की गहरी सांस भरते हुए कहा, ऐसे कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं होता।
काली कमाइयों का पैसा एक साथ आता तो दूसरों हाथ चला जाता। जैसे 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 दिन बीतते जा रहे थे, माधवी के मन में उस बच्चे के लिए स्नेह और भी बढ़ता जा रहा था। कभी कभी बदला लेने की बात याद आती तो वह क्रोध से भर जाती और फिर बच्चे के देख कर शांत हो जाती। वहाँ के रोते हुए माधवी मिस्टर बागची के परिवार की स्थिति में वाकिफ़ था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।